डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक है ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम और उसका नेशन स्टेट से रिश्ता, साथ ही यूनिवर्सल और नेशनल कम्युनिकेशन पॉलिसीज की भूमिका। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। लर्नर्स, आप सोचिए, अगर एक खबर न्यूयॉर्क में होती है और कुछ ही सेकंड में वो दिल्ली या टोक्यो तक पहुंच जाती है, यही है ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका मतलब है ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन, आइडियाज और कल्चरल वैल्यूज का एक्सचेंज पॉसिबल बनाता है। इस सिस्टम के कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेगुलेटरी बॉडीज और ट्रांसनेशनल कोलैबोरेशंस। ये सब मिलकर एक ग्लोबल फ्लो क्रिएट करते हैं। अब आते हैं इसकी खासियतों पर। सबसे पहले है इंटरकनेक्टेडनेस। ग्लोबल कम्युनिकेशन अलग अलग नेशंस, कल्चर्स और लोगों को जोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर BBC, CNN और X जैसे प्लेटफॉर्म्स जो पूरी दुनिया में लोगों को इंटरैक्ट करने और ग्लोबल कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने का मौका देते हैं। फिर है रियल टाइम कम्युनिकेशन। आज के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव ब्रॉडकास्ट और सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन को इंस्टेंट बना दिया है। एग्जाम्पल जूम मीटिंग्स या व्हाट्सएप कॉल जो ज्योग्राफिकल गैप्स को ब्रीज कर देते हैं। इसके बाद आते हैं इसके डाइवर्स प्लेयर्स। ये सिर्फ गवर्नमेंट्स तक सीमित नहीं है, इसमें कॉरपोरेशंस, NGO और इंटरनेशनल बॉडीज जैसे UN और ITU भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कल्चरल इंटीग्रेशन। इस सिस्टम के जरिए कल्चरल एक्सचेंज पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए बॉलीवुड मूवीज वेस्ट में पॉपुलर हो रही है और K-पॉप ग्लोबल क्रेज बन चुका है। लेकिन साथ ही एक कंसर्न भी है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यानी डर ये कि डाइवर्स संस्कृतियां धीरे धीरे एक जैसी होती जाएं। चलिए अब जानते हैं कि ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। लर्नर्स, कम्युनिकेशन हमेशा से ह्यूमन सर्वाइवल और प्रोग्रेस का हिस्सा रहा है, लेकिन ये जर्नी सिंपल मैसेंजर से लेकर आज के हाई स्पीड इंटरनेट तक पहुंचने में सदियों लगी है। सबसे पहले प्री इंडस्ट्रियल एरा की बात करें। उस समय कम्युनिकेशन का दायरा बहुत सीमित था। लोग ट्रेड रूट्स के जरिए खबरें भेजते थे, मैसेंजर्स का सहारा लेते थे और हैंड रिटन लेटर्स लिखते थे। प्रॉब्लम ये थी कि डिलीवरी में हफ्तों या महीनों लग जाते थे। इमेजिन कीजिए, अगर कोई खबर दिल्ली से लंदन भेजनी होती तो घोड़े या जहाज से पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन ने कम्युनिकेशन की दुनिया ही बदल दी। अब बुक्स और न्यूज़पेपर्स बड़े पैमाने पर पब्लिश होने लगे। यही वो दौर था जब पहली बार मास कम्युनिकेशन संभव हुआ। इसका असर सिर्फ एजुकेशन पर नहीं बल्कि पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल सिस्टम पर भी पड़ा। अखबार अब लोगों की सोच और मोमेंट्स को शेप करने लगे। 20th सेंचुरी में मास मीडिया का जमाना शुरू हुआ। रेडियो और टेलीविजन ने इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को हर घर तक पहुंचाया। यही वो दौर था जब मीडिया प्रोपेगेंडा का भी पावरफुल टूल बन गया। BBC वर्ल्ड सर्विस जैसे ग्लोबल नेटवर्क्स ने इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया और दुनिया भर में लोगों को जोड़ने लगे। और फिर आया द डिजिटल एरा। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने कम्युनिकेशन को रीडिफाइन कर दिया। अब इंफॉर्मेशन शेयर करने में न हफ्ते लगते हैं न दिन, बल्कि सिर्फ सेकेंड्स। फेसबुक, अब मेटा, यूट्यूब और X जैसे प्लेटफॉर्म्स ने बिलियंस ऑफ पीपल्स को एक ही नेटवर्क में जोड़ दिया है। आज ग्लोबल डिस्कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर UN कॉन्फ्रेंसेस तक हर जगह हो रहा है। अब समझते हैं नेशन स्टेट और यूनिवर्सल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क्स के बीच का फर्क। लर्नर्स, कम्युनिकेशन एक तरफ नेशनल बाउंड्रीज के अंदर काम करता है तो दूसरी तरफ ग्लोबल कनेक्टिविटी भी बनाता है। यही फर्क हमें नेशन स्टेट सिस्टम्स और यूनिवर्सल फ्रेमवर्क्स के बीच दिखता है। सबसे पहले नेशन स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम पर बात करें। ये पूरी तरह नेशन गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में होते हैं। इनका मेन उद्देश्य होता है कि अपनी सोवरेनिटी यानी अपनी राजनीतिक आज़ादी और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना।
नेशनल गवर्नमेंट्स इंश्योर करती है कि जो कम्युनिकेशन उनके देश में सर्कुलेट हो रहा है वो उनकी नेशनल प्रायोरिटीज के साथ अलाइंड रहे। एग्जाम्पल के तौर पर भारत का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग केबल टेलीविजन और मीडिया रेगुलेशन एनफोर्स करता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के जरिए ये मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने और कल्चरल डाइवर्सिटी को बनाए रखने की कोशिश करता है। अब यूनिवर्सल कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क्स को देखें। ये फ्रेमवर्क्स पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस डिजाइन करते हैं ताकि सीमलेस ग्लोबल कनेक्टिविटी पॉसिबल हो। इन्हें लीड करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। एग्जाम्पल, ITU ग्लोबली रेडियो इन्फ्लुएंस और सैटेलाइट ऑर्बिट्स एलोकेट करता है ताकि अलग अलग देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो और सबको इक्वल एक्सेस मिले। लेकिन लर्नर्स, प्रॉब्लम वहीं आती है जब ये दोनों सिस्टम्स आपस में टकराते हैं। एक बड़ा टेंशन है डेटा सोवरेनिटी। जब ग्लोबल कंपनी जैसे गूगल और फेसबुक डेटा कलेक्ट करती है तो वो कई बार नेशनल प्राइवेसी लॉ से टकरा जाती है। नेशनल गवर्नमेंट चाहती है कि उनके सिटीजन्स का डेटा उनके नियमों के हिसाब से कंट्रोल हो, लेकिन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स यूनिवर्सल पॉलिसीज फॉलो करते हैं। दूसरा बड़ा टेंशन है कल्चरल कंसर्न्स। यूनिवर्सल फ्रेमवर्क्स अक्सर एक ग्लोबलाइज्ड कम्युनिकेशन स्टाइल प्रमोट करते हैं जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्रिएट करता है, यानी दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियां, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस एक तरह से दबने लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हर जगह इंग्लिश बेस्ड मीडिया ही डोमिनेट करे तो छोटी रीजनल लैंग्वेजेस धीरे धीरे मार्जिनलाइज हो जाती है। अब समझते हैं नेशनल कम्युनिकेशन पॉलिसीज का रोल। लर्नर्स, हर देश की अपनी कम्युनिकेशन पॉलिसी होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये ऐसे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो किसी देश के कम्युनिकेशन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजीज और पूरे मीडिया लैंडस्केप को मैनेज करते हैं ताकि सोसाइटी और सिटीजन्स का भला हो। सबसे पहले देखते हैं डिजिटल डिवाइड को ब्रीज करना। अक्सर रूरल और अर्बन एरियाज के बीच टेक्नोलॉजी एक्सेस में बहुत बड़ा गैप होता है। नेशनल कम्युनिकेशन पॉलिसीज इसी गैप को कम करने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के तौर पर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसने विलेजेस तक इंटरनेट पहुंचाने और हर सिटीजन को डिजिटली एम्पावर करने का प्रयास किया। इसका सीधा असर एजुकेशन, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सर्विसेज पर पड़ा। दूसरा रोल है नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना। दूसरा रोल है नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। आज मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज और हेट स्पीच बड़ी चुनौतियां बन चुकी है। पॉलिसीज कंटेंट को रेगुलेट करके ये सुनिश्चित करती हैं कि कम्युनिकेशन सोसाइटी में हार्मोनी बनाए रखे, यानी मीडिया सिर्फ फ्री ही ना हो बल्कि जिम्मेदार भी हो। तीसरा रोल है मीडिया डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। अगर मीडिया ऑनरशिप कुछ ही हाथों में रहे तो सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट सामने आएगा। नेशनल पॉलिसीज इंश्योर करती है कि अलग अलग वॉइसेस और पर्सपेक्टिव सामने आए। इससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है और मोनोपोलिस को रोकने में मदद मिलती है। और अंत में कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। पॉलिसीज ये ध्यान रखती है कि लोकल कल्चर, ट्रेडिशंस और हेरिटेज ग्लोबल मीडिया के दबाव में खो न जाए। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया का फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ये दिखाता है कि फिल्मों में कल्चरल सेंसिटिव्स का ध्यान रखा जाए। इस तरह इंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटी की वैल्यूज भी सेफगार्ड होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से नेशनल कम्युनिकेशन पॉलिसीज को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द प्रसार भारती 1990s एक्ट की। इस एक्ट के जरिए प्रसार भारती को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया। इसका मतलब ये था कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स को स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करने की ताकत दी गई। इसका मेन फोकस था एजुकेशन, डेवलपमेंट और पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, यानी मास मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित न रहे बल्कि समाज को एजुकेट और इन्फॉर्म करने में योगदान दे। अब आते हैं द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 पर।
इस लॉ का मकसद था कि केबल टीवी ऑपरेटर्स ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इसका सीधा असर ये हुआ कि सोशली रेस्पॉन्सिबल कंटेंट को बढ़ावा मिला और वल्गैरिटी या ऐसे कंटेंट पर रोक लगी जो समाज पर गलत असर डाल सकता था। इसके बाद एक बहुत ही क्रूशियल लॉ आता है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई ने एक तरह से सिटीजन को पावर दी। अब आम लोग सरकार से उसके डिसीजंस और एक्शन के बारे में सवाल पूछ सकते थे। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी मजबूत हुई और डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटरी हो गई। और फाइनली एक रिसेंट पॉलिसी है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018। इसका फोकस था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इंटरनेट पेनिट्रेशन को बढ़ाना और साथ ही डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। यानी आज के डिजिटल एज में कम्युनिकेशन सिर्फ मैसेजेस तक नहीं बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम तक फैल चुका है। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन बैलेंसिंग नेशन स्टेट एंड यूनिवर्सल फ्रेमवर्क्स। सबसे पहला चैलेंज है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस सोवरेनिटी। ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अक्सर लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को चैलेंज करते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस को कितना अलाउ किया जाए और लोकल आइडेंटिटी को कैसे बचाया जाए। दूसरा बड़ा इशू है डिजिटल मोनोपोलीज। आज मेटा, गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां डिजिटल स्पेस में डोमिनेट करती हैं। इसका मतलब यह है कि छोटे लोकल प्लेयर्स को जगह मिलना मुश्किल हो जाता है और फेयर कंपटीशन पर खतरा आ जाता है। तीसरा चैलेंज है मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। फेक न्यूज़ और साइबर थ्रेट्स आज पूरी दुनिया में कॉमन प्रॉब्लम्स बन गए हैं। इनसे निपटने के लिए सिर्फ नेशनल लॉज काफ़ी नहीं है बल्कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जरूरी है। और आखिर में आता है एक्सेस इनइक्वालिटी। आज भी कई रूरल एरियाज और अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ है जहां इंटरनेट एक्सेस बहुत लिमिटेड है। इससे डिजिटल डिवाइड बढ़ती है और सभी को बराबरी से प्रोग्रेस करने का मौका नहीं मिल पाता। अब समझते हैं फ्यूचर ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के बारे में। स्ट्रैटेजीज टू बैलेंस नेशन स्टेट एंड यूनिवर्सल फ्रेमवर्क्स। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कोलैबोरेशंस ओवर कंपटीशन। आज के ग्लोबल चैलेंजेस जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और मिस इन्फॉर्मेशन इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है कि कोई भी अकेला देश इन्हें हल नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि कंट्रीज आपस में टकराने के बजाय मिलकर काम करें। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स और नेशनल गवर्नमेंट्स अगर साथ में पॉलिसीज बनाएंगे तो सॉल्यूशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव होंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी है इंक्लूसिव पॉलिसीज। डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रूरल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अक्सर पीछे छूट जाती है। इस गैप को भरने के लिए नेशनल कम्युनिकेशन पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखे। उदाहरण के लिए सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी, रीजनल लैंग्वेजेस में डिजिटल कंटेंट और लोकल लेवल पर डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स। तीसरी स्ट्रैटेजी है एथिकल एआई इंटीग्रेशंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज कम्युनिकेशन सिस्टम का बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन साथ ही इसके एथिकल सवाल भी हैं, जैसे डेटा प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिविटी। पॉलिसीज को ये इंश्योर करना चाहिए कि एआई टूल्स ऐसे डिज़ाइन हो जो इंसानों की प्राइवेसी का सम्मान करे, डाइवर्स ऑडियंसेस को फेयरली रिप्रेजेंट करे और ह्यूमन वैल्यूज को आगे बढ़ाए। लर्नर्स, ग्लोबल कम्युनिकेशन का फ्यूचर ब्राइट है अगर हम उसे सही वैल्यूज, इंक्लूसिव फ्रेमवर्क्स और कोलैबोरेटिव थिंकिंग के साथ डिजाइन करें। टेक्नोलॉजी बदल रही है लेकिन एथिक्स और एम्पैथी को नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे दो महान सोशल रिफॉर्मर्स राजा राम मोहन रॉय और पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में, और समझेंगे कि कैसे उन्होंने समाज और कम्युनिकेशन दोनों को शेप किया। कीप लर्निंग विथ अस, जेएमसी स्टडी हब, लक्ष्य आपका, साथ हमारा।